नेशनल काउंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पहले ऑनलाइन CPD प्रोग्राम की 7वीं क्लास में आप तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम शुरका बखैर वाफ़ियत होंगे। कुछ तबीयत नासाज है और सफ़र में होने की वजह से आज मैं वीडियो पे तो नहीं हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। कल ही हमने अपने 7वें लेक्चर के सिलसिले में तारुफ़ी मालूमात शेयर की थी। ये तारुफ़ी मालूमात जो हैं वो दी थी प्रोफेसर डॉक्टर हकीम शफ़क़त रसूल साहब ने, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं ईस्टर्न मेडिसिन, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। आपने यकीनन उनके वो तारुफ़ी कलिमात सुने होंगे और यकीनन आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए वो आप के लिए बहुत मददगार और मुआविन साबित होंगे। तो आज का लेक्चर भी हस्ब साबिक सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तदाई कलिमात होंगे। उसके बाद डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन होगी। डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशन के बाद आज का जो लेक्चर है जिसका टॉपिक है मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, उसको एलेबोरेट करेंगे मोहतरम जनाब डॉक्टर हकीम हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब। वो HOD हैं शोबा ईस्टर्न मेडिसिन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। और जो इख्तितामी कलिमात हैं वो होंगे मोहतरम जनाब हकीम आरफीन सईद साहब के। आपका ताल्लुक़ कोयटा से है, आप मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं और चेयरमैन हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब। तो मैं उम्मीद करूँगा हस्ब साबिक आज भी आप नज़्म ज़ब्त के साथ ये लेक्चर लेंगे इंशाअल्लाह। तो इब्तदाई कलिमात के लिए हम चलते हैं सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अतिब्बा इकराम और प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम के तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस CPD प्रोग्राम के तहत कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 लेक्चर्स का इसमें इनेकाद कर चुके हैं और ये आप तमाम दोस्त जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब का ऑफिशियल YouTube चैनल है NCT-PAK यानी कि NCT पाक, उस पर लाइव ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आज हम के प्रोग्राम में जो है वो पिछले जो 6 लेक्चर्स हुए हैं, जो 6 हमारी सेशंस हुए हैं, उनका खुलासा बयान किया जाएगा कि हम आज तक पिछले 6 लेक्चर्स में हमने जो क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से क्या सीखा, उसमें क्या क्या बातें डिस्कस हुई, और कोई लोग जो ताकि वो लोग जो वक्तन फ़ौक्तन इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ सके या इस प्रोग्राम को बराह रास्त नहीं देख सके या उसमें शरीक हो सके और वो जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो उनको भी एक खुलासे की सूरत में आगाही हो जाए। हम इंशाल्लाह इसके बाद जो अगले लेक्चर्स होंगे उसमें इसका अगला सेशन जारी सारी रहेगा। उम्मीद है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है और हमारी टीम इसको कामयाब करने के लिए जो अपनी काविशें जारी रखी हुई है, मैं ख़ास तौर पर अपने साथी अपने भाई हकीम जुल्फ़कार अली जाहिद को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो YouTube चैनल और CPD प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर आसिफ इकबाल, तबीबा राबिया और बाकी जो टीम है यकीनन उसमें बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जब इस सारे अमल से ये बात साबित हो गई कि जब टीम वर्क बनता है, जब हम कोई मिलकर काम करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं, ऑनरशिप ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला उस काम में कामयाबी से हमकिनार कर देते हैं। हमने ये कामयाबी का सफ़र जारी रखना है और तमाम अतिब्बा कराम से गुजारिश है कि इसको, इस मिसाल को सामने रखते हुए कि आइए मैं आप तमाम को दावत देता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से हम मुत्तहिद हो जाएं, हम मिलकर एक टीम बनकर
अपने इस अजीम फन तिब्ब यूनानी, तिब्ब इस्लामी, तिब्ब नबवी के फरोग और तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और यकीनन अगले चंद दिन में नई हुकूमत मान से वजूद में आ जाएगी। दुआ करते हैं कि जो भी हुकूमत बने पाकिस्तान को इस्तेहकाम से दो चार करे, पाकिस्तान में कोई मसाइल को दूर करे, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को दूर करने का बायस बने। और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब और तमाम पाकिस्तान के अतिब्बा कराम हम मिलकर कोशिश करें कि नई हुकूमत को ये चीज़ बावर कराएं कि मुल्की मसला सेहत के हल के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर मसला सेहत को हल करने के लिए आलमी इदारा सेहत के जो ऐलान है, जो मोटो है, उसको पूरा करने के लिए कि सेहत सब के लिए का नारा शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो मकामी तरीका इलाज है उनकी सरपरस्ती की जाए। ये पैगाम हम गवर्नमेंट तक लेकर जाएं, अपने MNAs के साथ रब्ता करें, MPAs के साथ रब्ता करें, वो असम्बलियों में हमारी आवाज़ उठाएं। यकीनन वो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी इलाके से गए हुए असम्बली तक पहुंचे हुए लोग होते हैं, उन तक हम अपनी अपनी बात पहुंचाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि असम्बलियों के जरिए हुकूमत तक बात हमारी पहुंचे कि पाकिस्तान में जो दीगर तरीका इलाज है, जिसमें तिब्ब यूनानी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तमाम तरीका इलाज को मसावी सरपरस्ती दी जाए ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ सके। एक जो बात हमारे ऊपर अक्सर की जाती रही है कि हमारे शोबे में रिसर्च नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते इसलिए शायद पीछे रह गए हैं। नहीं दोस्तों, रिसर्च का अमल कभी नहीं रुका। तिब्ब यूनानी में भी रिसर्च हमेशा होती रही। NCT के प्लेटफॉर्म से इस पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये CPD प्रोग्राम और इस तरह आगे जो हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह तहकीक हमारी अव्वलिन तरजीह रहेगी। और जो अतिब्बा कराम अपने अपने तई काम कर रहे हैं, उनका जो काम है उनको हम इज्तिमाई सूरत में नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हाईलाइट भी करेंगे और तमाम जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक अपनी बात भी पहुँचाएंगे। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। बस इस CPD प्रोग्राम में इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ के साथ शामिल रहें और जो हमारा YouTube चैनल है NCT पाक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को दावत दें, दिगर अतिब्बा कराम को दावत दें कि वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। हम इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए, YouTube चैनल के ज़रिए, NCT के ऑफिशियल YouTube चैनल NCT पाक के ज़रिए आप तक नित नई मालूमात भी पहुंचाते रहेंगे। जो आपको रेगुलेटरी मामला दरपेश होते हैं उससे भी आगाही देते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा, रिजल्ट कार्ड और जितने भी मामलात हैं, सब की आगाही के लिए इस चैनल को हम इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान वो अल्लाह ताला मसाइल से निजात दे। तिब्ब यूनानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Students, my name is Dr. Faryal Rao. Today we will discuss about measures of disease frequency. Disease frequency की measures के हवाले से हम discuss करेंगे कि उसे किस तरह से measure किया जाता है. To investigate distribution and determinants of disease, it is necessary to know the size of the source population from which affected individual were derived. इसके लिए ज़रूरी है आपको ये जानना, अगर आप investigate करना चाहते हैं तो आपको firstly you should know कि जिस भी population से आपने sample लिया है, the size of the source population जहाँ से आपने इंडिविजुअल को पिक किया है, द टाइम पीरियड, इसके अलावा वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच देयर डेटा वाज कलेक्टेड, जब डेटा कलेक्ट किया गया था उस टाइम पीरियड को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है. रेशियो हम पहले भी डिस्कस कर सकें. द मोस्ट बेसिक मेजर ऑप्टेंड बाय सिंपली डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर विदाउट इम्प्लॉइंग एनी स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सर अच्छा, जो रेशियो है बेसिकली वो क्या है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी है. फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 1 या 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, या रेशियो आप इस तरह से पढ़ते रहें. यहाँ जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर सिंपली डिवाइड करेंगे वन क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, और इनके दरमियान इम्प्लाइंग एनी स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के दरमियान ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप मौजूद हो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सच एज द नंबर ऑफ स्टिल बर्ड्स पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी कि स्टिल बर्ड्स मतलब यानी कि कितनी डेड बच्चे जो पैदा हुए हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, स्टिल बर्ड्स कितनी हुई हैं, उन्हें आप डिवाइड करें
पर 1000 लाइव बर्ड्स, जो लाइव बर्ड्स हैं वो टोटल 1000 हुई हैं, लाइव बर्ड्स से आप उसे डिवाइड करोगे। इन दोनों का ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशन हो लाइव बर्ड्स का और स्टिल बर्ड्स का, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका रेशियो कहलाता है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के अंदर ये होता है कि जो आपका रेशियो इज अ टाइप ऑफ रेशियो इन विच दोज विच आर इंक्लूडेड, इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है उसका डिनोमिनेटर में भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि टोटल 100 ख़वातीन हैं, जो कि 100 ख़वातीन है उनमें से कितनों को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऊपर जो वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर में आएगी वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 20 ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और उसे आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो इट मीन्स के अंदर उसके अंदर जो 100 है वो 20 ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर आप प्लस कर रहे हैं उन 80 ख़वातीन को जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, तो आप दो वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू मौजूद है उसका डिनोमिनेटर में होना ज़रूरी है। इसकी एक और एग्जांपल है कि 50 द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ओवर द एज ऑफ 50 साल से ज़ायद की उम्र की ख़वातीन हु हैव हैड अ हिस्टेरेक्टोमी और द नंबर ऑफ फेटल डेथ्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन है आपके पास वुमेन का, सारी की सारी जो वुमेन है वो अबव 50 हैं, लेकिन आपने उनमें देखना है कि हिस्टेरेक्टोमी के केसेस किस किस के रहे, या फिर आप ये कह लें कि टोटल जो बर्ड्स हुई हैं उनमें से फीटल बर्ड्स कितनी हुई हैं, यानी कि अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं, टोटल बच्चे ही 100 पैदा हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे डेथ पैदा हुए हैं, फॉर एग्जांपल 20 फीटल डेथ्स हुई हैं, तो आप 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो जो 100 है उसके अंदर उन 20 डेथ्स फीटल डेथ्स का भी जिक्र है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेट पे। रेट पहले भी हमने डिस्कस करा है कि रेट जब भी किसी चीज़ के हवाले से बात होती है तो उसके अंदर टाइम का होना ज़रूरी होता है। रेट इज़ अ प्रोपोर्शन विद स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम, इट इज़ अ रेशियो इन विच देर इज़ अ डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ मेजर ऑफ टाइम बीइंग एन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है उसका टाइम से भी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोज केसेस ऑफ कैंसर, जो कि टोटल पर 100,000 वुमेन 100,000 वुमेन है, यानी कि 1 लाख वुमेन के अंदर नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कितने हैं। फॉर एग्जांपल वो 100 है, उसे आपने डिवाइड किया 100,000 से, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर कौन से साल की बात होगी, 2004 की, 2005 की, तो यहाँ पे आप टाइम को भी देख रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट कंटिन्यूज बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉन्स्टिट्यूट्स। In some it is important to make clear whether the measure represent the number of events or the number of individual। अच्छा, इसमें हमारा ये जानना ज़रूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। कुछ इंस्टेंसेस के अंदर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो मेजर कर रहे हैं, जो आप वेदर द मेजर रिप्रेजेंट, जो आप भी डेटा निकाल रहे हैं वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इवेंट्स को या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। फॉर एग्जांपल मायोपिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हम देख रहे हैं अमंग पॉपुलेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन could represent the number of affected eyes in relation to total eyes। टोटल आइज़ फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल आइज़ हो गई 200, उनमें से कितनी आइज़ को जो है वो मायोपिया है, फॉर एग्जांपल 10, तो 10 जो आइज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट की दोनों आँखें हों, लेकिन और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड इन वन और बोथ आइज़ रिलेटिव टू ऑल स्टूडेंट। या फिर आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक आँख या दोनों आँख में मायोपिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। Prevalence quantifies the proportion of individual in a proportion who have disease। किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट के दौरान या प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी रिस्क दैट एन इंडिविजुअल विल बी इल एट अ पॉइंट इन टाइम। प्रेवलेंस जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई डिजीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे हुई है और वो कितनी हो सकती है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, हम इसमें प्रेवलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि अभी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज़ और उसे टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लोगों में अभी एग्जिस्टिंग केसेस है, टोटल पॉपुलेशन 100,000 है, उसे आप डिवाइड करेंगे पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए, तो वहाँ पर प्रेवलेंस आ जाती है। प्रेवलेंस बेसिकली इस चीज़ को शो करती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डिजीज़ है जिसके प्रेवलेंस के चांसेस हैं। टीबी है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर आपको देखना पड़ता है जिस एरिया के लोग हैं वहाँ पर टीबी के चांसेस हैं, कोरोना के चांसेस हैं, कोविड-19 के चांसेस कहाँ पे थे, इसी तरह से मलेरिया के चांसेस कहाँ पे इस तरह की डिजीज़ की प्रेवलेंस नज़र आती है। पॉइंट प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस कैन बी टॉट ऑफ एज अ स्टेटस ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन एट अ पॉइंट इन टाइम।
किसी भी पॉइंट पे, एंड एज सच इज ऑल्सो रेफर्ड एज पॉइंट प्रेवलेंस। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप प्रेवलेंस को देख रहे होते हैं तो वो पॉइंट प्रेवलेंस कहलाती है। दिस पॉइंट कैन रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द कैलेंडर टाइम। ये कैलेंडर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर का महीना आता है, ऑटम का महीना आता है, और ये फॉल्स जब आना शुरू होते हैं तो नज़ला खांसी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पर्टिकुलर कैलेंडर के टाइम पर आप देखते हैं कि नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जुलाई हो गया, मई हो गया, इस तरह के महीनों में जब गर्मी बहुत शिद्दत से बढ़ी हुई होती है तो डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट प्रेवलेंस कहलाती है, जो एक पर्टिकुलर वक्त के अंदर प्रेवलेंस नज़र आती है। इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ केसेस दैट एग्जिस्ट विद इन द पॉपुलेशन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दरमियान, किसी भी एक टाइम के दौरान जब आपके कोई प्रेवलेंस नज़र आती है तो वो आपकी पीरियड प्रेवलेंस कहलाती है। द न्यूमरेटर दस इंक्लूड्स केसेस दैट वर प्रेजेंट एट द स्टेट। इसके अंदर जो है वो केसेस जो कि पहले से मौजूद थे वो भी मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ आप नई वैल्यूज़ को प्लस करते जाते हैं। इंसिडेंस क्वान्टिफाइज द नंबर ऑफ न्यू इवेंट्स। इंसिडेंस उनको कहते हैं जो कि बेसिकली incidence quantifies the number of new events or cases of disease that develop in a population of individual at risk during a specified interval of time। specified interval of time के दौरान जो हमारे पास न्यू इवेंट्स आए हैं, ये केसेस आए डिजीज़ के एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, वो हमारे इंसिडेंस कहलाते हैं। क्यूमुलेटेड इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु बिकम डिजीज ड्यूरिंग ए स्पेस, यानी कि ये हमारा एस्टिमेट, हम ये आइडिया लगाते हैं कि कितने लोग और हैं जिन्हें ये डिजीज़ हो सकती है। एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेट होता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट इंसिडेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को अगर कोविड हो गया तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि और कितने लोगों को कोविड हो सकता है, वो हमारी क्यूमुलेटिव इंसिडेंस कहलाता है। Issues in the calculation of measure of incidence for many measure of disease of frequency, precise definition of the denominator is essential for both accuracy and clarity। के लिए डिनोमिनेटर जो भी आप यूज़ करें उसकी डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर कंसर्न इन द कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस की कैलकुलेशन के लिए बहुत एक पर्टिकुलर कंसर्न है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ मेजर ऑफ इंसिडेंस शुड इंक्लूड ओनली दोज हु आर कंसिडर्ड एट रिस्क, यानी कि जिन्हें आपको लगता है कि रिस्क पे हो सकता है ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। जिस वक्त कोविड आया था उस वक्त जो है ज़्यादातर लंग्स से रिलेटेड इशूज़ आ रहे थे, और उस वक्त हमने ये कहा था, उस वक्त ये चीज़ देखने में आई थी और बहुत ज़्यादा ये केसेस आए थे कि वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है या 60 प्लस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर, या 60 प्लस के जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्रेवलेंस उन केसेस के अंदर ज़्यादा हो रही है और डेथ भी उन केसेस में ज़्यादा हो रही है। छोटे बच्चों के बारे में उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उनके अंदर ये डिजीज़ देखने में नहीं आ रही है, कोविड के केसेस छोटे बच्चों में देखने में नहीं आ रहे। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर आप देखते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा रिस्क पे है। दिस इज़ द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द न्यू केसेस कुड अराइज। ये वो टोटल पॉपुलेशन जिससे नए केसेस अराइज हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दोज हु आर करेंटली हैव और ऑलरेडी हैड द डिजीज अंडर स्टडी और पर्सन हु कैन नॉट डेवलप द डिजीज फॉर रीजन सच एज एज, इम्यूनाइजेशन और प्रियर रिमूवल ऑफ द इन्वॉल्व ऑर्गन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से हम उन्हें निकाल देते हैं जो कि पहले ही इस डिजीज़ का सामना कर चुके हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने वैक्सीन ली हो, तो वैक्सीन की वजह से उनके अंदर दोबारा से उस डिजीज़ के होने के चांसेस कम होते हैं या पॉसिबिलिटी नहीं होती इम्यूनाइजेशन की वजह से, या वो ऑर्गन जिसके अंदर ये डिजीज़ पाई जाई थी वही उन्होंने रिमूव करवा दी है, या कोई और रीज़न। मॉर्बिडिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ नॉन फेटल केसेज इन द टोटल पॉपुलेशन एंड रिस्क ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो नॉन फेटल केसेज होते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो हमारे मॉर्बिडिटी रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस TB इन द US in 1992 कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ नॉन फेटल केसेज बाय द टोटल US। फॉर एग्जाम्पल मॉर्बिडिटी पीरियड के लिए हमने ये देखा कि रेट मालूम करने के लिए हमने जो जितने केसेस थे कैन बी कैलकुलेट डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ नॉन फेटल केसेस को आपने न्यूली रिपोर्टेड केसेस के साथ आपने डिवाइड किया, तो जो आपके पास वैल्यू आती है वो आपकी मॉर्बिडिटी रेट कहलाती है। तो मॉर्बिडिटी रेट जो है वो रेट ऑफ इंसिडेंस रेट ऑफ नॉन फेटल TB इन द यूनिट केस वॉज 11.0 पर 100,000 पॉपुलेशन। अब मोर्टिलिटी रेट की तरफ हम आते हैं। इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई थी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ ड्यूरिंग दैट पीरियड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देंगे जितने ज़्यादा मोर्टिलिटी या डेथ के केसेस आए थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए।
थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आई होगी। कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इदरीस साहब से मुखातिब हूँ। जैसा कि अभी हमने एक लेक्चर लिया है जिसमें हम डिजीज़ प्रिवेलेंस की बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ की बात कर रहे थे, उसको हम थोड़ा सा उर्दू में अब इसको एलेबोरेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि ये आज की हमारी लर्निंग्स क्या थी और इससे हमने क्या सीखा है। सबसे पहले बात जो है वो हमारा जो टॉपिक है हमारा डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। मेडिकल साइंस में एक डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को जानना क्यों ज़रूरी है और ये डिजीज़ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। डिजीज़ फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक डिजीज़ एक ख़ास इलाके में एक ख़ास टाइम में कितनी फैल रही है, उससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। ये चीज़ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो दूसरे हमारे सीनियर हजरात होते हैं, या उससे हमें मुल्क को, कौम को, इलाके को एक अंदाज़ा होता है कि इस इलाके में कौन सी बीमारी से कितने लोग मुतासर हो रहे हैं और उनसे हमें कैसे बचा जा सकता है, कि किस बीमारी को इस वक्त कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन फराम करने की ज़रूरत है, कौन सा टेस्टों की सहूलत फराम करने की ज़रूरत है, हमें इस वक्त कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए ये सारी रिसर्च स्टडीज बड़ी ज़रूरी होती हैं। और दूसरा फिर ये इसमें आवाम को भी अवेयरनेस मिलती है कि ये बीमारी इतने तेज़ी से, ये इतने आस्ते से फैल रही है, ये इसके ये नुकसानात आ रहे हैं, हम इसे कैसे बच सकते हैं, हमें इससे बचना कैसा है, हमें अपने आप को कैसे बचाना है, अपने प्यारों को कैसे बचाना है। तो एक्चुअली डिजीज़ फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका मतलब ये होता है कि ये बीमारी कितने तरीक़ों से और कितनी ज़्यादा तादाद में, ये कितने उसके असरात जो हैं कितनी देर तक किस इलाके में कितने फैल रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंट से निकला है कि बार बार जो चीज़ें होती रहती हैं उसको फ्रीक्वेंसी में कंसिडर करते हैं। तो ये जो हमारी डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है, ये रिसर्च में हमें ये बताती है कि इस बीमारी के बढ़ने के चांसेस कितने हैं, इस बीमारी के असरात कितने आएंगे, कितने अरसे तक रहेंगे। उस सारे को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम उसको अपने मतलब पे या अपने क्लिनिक पे उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो उसको हम डिजीज़ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आते हैं डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, जो डॉक्टर फरियाल साहब अभी बात कर रही थी। सबसे पहले जो उन्होंने डिस्कस किया वो है रेशो का। रेशो को हम उर्दू में तनासुब कह सकते हैं कि ये किस तनासुब से बीमारी बढ़ रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक आबादी में 50 लोग हैं और उसमें से 5 बीमार हुए हैं, तो हम बता सकते हैं कि 50 डिवाइडेड बाय 5 इट्स मीन कि ये कोई 10% के हिसाब से ये बीमारी बढ़ रही है। तो ये इसकी हम रेशो निकाल रहे हैं। तो रेशो का मतलब ये होता है कि तनासुब किस तनासुब से बढ़ रही है। मतलब अगर 10 लोग बीमार हैं तो मतलब अगर हमारे पास 50 लोग हैं, या 50 की जब हमने बात की तो हम ये कहेंगे कि हर 10 में से एक बंदा जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रहा है, ये हम उसके साथ लिंक कर देंगे। इसी तरीके से और कुछ बीमारी को, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम कोरोना की बात करें, अगर कोरोना में हमारी एक इलाके में आबादी जो है वो 2 लाख है और 2 लाख में से जो है वो 5000 लोगों को कोरोना हुआ, तो हम ये बताएंगे कि ये 5 जो तनासुब है वो हमारा इस हिसाब से चल रहा है। उसके बाद रेशो जो है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये है कि हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, 2 लफ्ज़ एक और उन्होंने बोले हैं, वो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक होता है डिनोमिनेटर, एक नोमिनेटर होता है। नोमिनेटर वो होता है कि जो बीमार होता है जिसके बाद जिसको हमने टिपिकल स्टडी करनी होती है, और बाकी जितनी आबादी होती है वो डिनोमिनेटर होती है। मतलब ऐसे लोग जो आबादी का हिस्सा है वो डिनोमिनेटर है, और वो नोमिनेटर है जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो बीमार हुआ है। तो हमारे डिनोमिनेटर ओवर नोमिनेटर जो है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास उसका आ जाएगा, रेशो निकल आएगी। रेशो के बाद नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की है वो है हमारी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ये होता है कि आप किस एरिया के साथ तनासुब कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लाहौर में अगर 4 टाउन है, एक बैरिया टाउन है, एक वेलेंशिया टाउन है, एक वाबडा टाउन है, एक गुलबर्ग है, ये 4 मुख्तलिफ जगहों का हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि बहरिया टाउन के निस्बत वेलेंशिया टाउन में ये ज़्यादा बीमारी है, क्योंकि उसकी इतनी आबादी थी उसमें इतने लोग मुतासर हुए हैं, इसकी इतनी आबादी थी इसमें इतने लोग मुतासर हुए हैं। इन दोनों का जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वो एक प्रोपोर्शन बन जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान है उसमें जो पंजाब है उसमें आबादी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है,
मतलब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, इसमें ज़्यादा लोग बसते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ का हम प्रपोर्शन निकालना चाहेंगे तो वो इस तरीके से हम बता सकेंगे कि पूरे पाकिस्तान में ये इलाका जो है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसका रेशो ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद है रेट। अच्छा, प्रोपोर्शन और जो रेशो है उसमें सबसे ज़्यादा, उसमें से जब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट की, रेट का मतलब होता है शरह, कि कौन सी बीमारी किस शरह से बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है। शरह का मतलब ये होता है कि सिर्फ बीमारी की हम बात नहीं करते बल्कि उसका टाइम भी बताते हैं, उसकी हम वक़्त बताते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सर्दियों में लाहौर में नज़ले की रेशो बढ़ जाती है, जुकाम की रेशो बढ़ जाती है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये बीमारी इस इलाके में इस टाइम में बढ़ती है, टाइम मतलब ये है कि सर्दियों की बात हम कर सकते हैं, गर्मियों की कर सकते हैं, किसी खास महीने की कर सकते हैं, और इसमें साथ जगह भी साथ स्पेसिफिक करते हैं। अगर हम लाहौर की बात कर रहे हैं तो अगर लाहौर को और स्पेसिफिक करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जी लाहौर का जो अंदरूनी लाहौर है, फॉर एग्जांपल ये शादरा टाउन या इस तरह की के जो लाहौर के जो क्रीम मार्क चुबरजी का इलाका, ये इस इलाके में जो अंदरून लाहौर है, अंदरून लाहौर में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अंदरून लाहौर में दिसंबर में डायरिया के इतने केस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये हमारा रेट है, ये किस शरह से कौन सी बीमारी बढ़ रही है। मतलब अगर मैं आपको उसको टिपिकल और डिटेल में एग्जांपल बताऊं तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपका एक मतलब है, उसके ऊपर पूरे लाहौर से पेशेंट आते हैं डिफरेंट इलाकों से, आप उसका एक डाटा बैंक बना रहे हैं, आप डाटा बनाते हैं, उसमें आप बताते हैं कि आप एक महीने का डाटा निकालते हैं, आप बताते हैं कि मेरे पास टोटल जो है वो 100 पेशेंट आया, 100 में से जो है वो 20 पेशेंट जो थे वो थे मेरे पास चुबुरजी के इलाके से आए हैं, और वो 20 के 20 पेशेंट जो है वो डायरिया के आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर के महीने में चुबुरजी के इलाके में जो डायरिया की शरह थी वो ज़्यादा रही है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि चुबुरजी से 100 पेशेंट आया, उसमें से जो 20 पेशेंट थे वो डायरिया के थे, 10 पेशेंट जो थे वो नज़ले के थे, 10 सर दर्द के थे, 5 ब्लड प्रेशर के थे, 4 शुगर के थे, बाकी सारे कम रहे, लेकिन जो डायरिया का पेशेंट था, जो इसका मोशन का पेशेंट था वो ज़्यादा रहा। तो आप उस महीने की, उस इलाके की और उस टाइम के साथ एक रेशो बता सकते हैं, इसकी शरह बता सकते हैं, इसका रेट बता सकते हैं। और दूसरा उसके बाद फिर आप अगले महीने फिर उसको स्टडी करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि पिछले महीने 20 पेशेंट आए थे वहाँ से, इस दफ़ा जो है वो 45 पेशेंट आए हैं। अब आप शरह बताएंगे उसकी कि दिसंबर की निस्बत जो जनवरी है उसमें ज़्यादा शरह से लोग डायरिया की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बीमारी इस शरह से ज़्यादा फैल रही है, ये बढ़ रही है। तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कौन सी बीमारी किस इलाके में कितनी बढ़ रही है, और इसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये ज़्यादा लोग मुतासर होते। तो आपकी स्टडी जो है वो आपको इसमें हेल्प आउट करेगी कि आप उस डिज़ीज़ के साथ जो है वो उस डिज़ीज़ की जो स्टडी है वो करके बताएंगे कि इस इलाके के लोग इस चीज़ से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत है, इस इलाके में डायरिया की मेडिसिन अवेल करने की ज़रूरत है, इस इलाके में डायरिया की टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, और जो इसके असबाब हैं उसको सेटल करने की ज़रूरत है, तो उन असबाब को एड्रेस किया जाए और नेक्स्ट इस डायरिया को दोबारा फैलने से रोका जाए। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारी प्रिवलेंस है। प्रिवलेंस का मतलब होता है कि फैलाव, कि एक बीमारी जो है वो किस तरीके से फैल रही है, किस एरिया में फैल रही है और किस स्पीड से फैल रही है। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोरोना आया तो हमने कोरोना का फैलाव चेक किया कि अब मतलब लाहौर में कितना तेज़ी से फैल रहा है, कराची में कितना तेज़ी से फैल रहा है, इस्लामाबाद में कितना तेज़ी से फैल रहा है। वो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल आबादी कितनी है और उसमें कितने लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, पहले पिछले एक महीने में, फिर अगले एक महीने में कितने हुए, फिर अगले एक महीने में कितने हुए, फिर अगले एक महीने में कितने हुए। तो ये उसका हम प्रिवलेंस देख रहे हैं कि मुतासर कितने हुए हैं। मुतासर का मतलब ये है कि कितने लोगों में वो टेस्ट पॉजिटिव आया है। जितने ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलता जाएगा कि हमारी टोटल आबादी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक गाँव के अंदर 500 लोग हैं और हमने 100 लोगों को टेस्ट किया, उसमें 25 लोग जो पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब ये है कि ये एक चौथाई लोगों में ये फैल चुका है, तो इसकी प्रेवलेंस है। तो अब अगर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100 में से 25 लोगों में पॉजिटिव आया है, तो इसमें अगर ये 500 लोग हैं तो इसका मतलब है 100 लोग तो लाजमी ही मुतासर होंगे इस बीमारी से। तो ये एक प्रिवलेंस होती है, एक फैलाव होता है कि एक डिजीज़ कितनी फैल रही है। आप अगर अपने इलाके का हेपेटाइटिस चेक करवाते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये इस इलाके में हेपेटाइटिस कितना फैल रहा है। फिर अगर उसी तरह आप अपने इलाके की टीबी की चेक करना चाहते हैं तो वो टीबी का पता चल जाएगा, इस तरीके कितना टीबी फैल रहा है, टोटल आबादी कितनी है और कितने लोग टीबी से मुतासर हो चुके हैं। फिर इस तरीके से हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ और जो हमारे पास जैसे डेंगू हमारे पास एक प्रेवलेंस में आया है,
तो डेंगू के साथ हम ये कर सकते हैं कि डेंगू की प्रेवलेंस जो है उसको ज़्यादा नोट किया जा सकता है कि डेंगू कितने लोग डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, प्रेवलेंस के अंदर फिर आगे हम दो चीज़ें और मेन नोट करते हैं, एक पॉइंट प्रेवलेंस होता है, एक पीरियड प्रेवलेंस होता है। पॉइंट प्रेवलेंस ये है कि किसी खास मकाम के ऊपर कौन सी बीमारी कितना वो कर रही है, फैल रही है। और जो दूसरी है हमारे पास पीरियड प्रेवलेंस, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे किस वक़्त के दौरान, कितने वक़्त के लिए वो ज़्यादा फैली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछले 1 साल का डाटा उठाते हैं तो उस साल के डाटा के अंदर हम ये देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर लाहौर के अंदर कितने लोगों को कौन सी बीमारी ज़्यादा हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि लाहौर के अंदर जो है वो 100 लोग जो हैं वो इससे कोरोना से मुतासर हुए हैं 1 जनवरी में, 100 लोग जो है फरवरी में मुतासर हुए हैं, 200 लोग जो है वो मार्च में हुए हैं, 500 लोग अगले महीने में हुए हैं, 800 लोग उससे अगले महीने में हुए हैं। तो उसका वो पूरा हम एक लाहौर का पॉइंट प्रेवलेंस बताएंगे। फिर उसके अंदर से हम पीरियड प्रेवलेंस हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो अप्रैल में ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो वो उस पीरियड की प्रेवलेंस है कि इस डेट के अंदर कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, तो ये पीरियड प्रेवलेंस है। पॉइंट प्रेवलेंस ये है कि किस टाइम में किस लोकेशन पे ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, और पीरियड प्रेवलेंस में ये है कि किस दौरानिये में ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कोरोना हुआ है लेकिन वो 1 हफ्ते बाद ठीक हो गया, या जिस इलाके में हमने पूरे 100 के 100 बंदे टेस्ट किए हैं, पहले महीने में वहाँ 20 पॉजिटिव निकले हैं, अगले महीने में 50 निकले, अगले महीने फिर 10 पॉजिटिव निकले हैं। तो इट्स मीन कि वो जो 50 पॉजिटिव निकले हैं वो एक खास महीने के लिए थे, बाद में वो रिकवर हो गए। तो इट्स मीन के बाद में प्रेवलेंस नहीं हुई या उनको दोबारा से वो बीमारी नहीं लगी। ये होती है हमारे पास पीरियड प्रेवलेंस। अच्छा, इस पर हम एक चीज़ और भी नोट करते हैं कि जो हमारे पास जब हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे अगर हम ये बात करें कि हर बंदे के 2 बाजू हैं या हर बंदे की 2 आँखें हैं या 2 टांग हैं, तो वो दोनों चीज़ें ही जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाजू की कोई बीमारी या आँख की कोई बीमारी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 बंदा है तो इसका मतलब है 200 आँखें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कि 100 की जब हम बात करेंगे तो 100 की दोनों आंखें खराब होंगे, बल्कि जब हम मेंशन करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि 10 पेशेंट हैं और उनकी में से और 10 आंखें खराब हैं। तो इट्स मीन कि हर एक की दोनों आंखें खराब नहीं है बल्कि एक आंख का मसला है। सिर्फ सेम इसी तरीके से अगर 2 टांगे हमारी, तो हम अगर बात करना जा रहे हैं कि 10 पेशेंट उससे मुतासर हुए हैं इस बीमारी से, तो वो टांग की कोई बीमारी है तो हम ये बताएंगे कि उसमें से 10 टांगे मुतासर हुई हैं। 10 टांगों का मतलब ये है कि वो किसी एक पेशेंट की 2 भी हो सकती हैं और किसी एक पेशेंट की 1 भी हो सकती है। तो उस तरीके से हम इसको, जब हम इन चीज़ों की स्टडीज कर रहे होंगे तो ये साथ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट क्या होता है कि कोई भी नया इवेंट जो होता है, कोई भी नई डिटेक्शन जो होती है, कोई भी नया काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि कोविड फैल गया, ठीक है, चल रहा है। अब हमने दोबारा टेस्ट किया कि वो जैसे पिछले 500 लोग मुतासर थे, इस दफ़ा हमने दोबारा टेस्ट किया तो 510 हो गए, तो मतलब 10 नए लोग ऐड हो गए उस बीमारी के अंदर। वो बीमारी जो है, वो नए इंसिडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात ही करते हैं, क्योंकि कोविड पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फैला और हमने उसकी खबरें भी बहुत देखी और उसको हमने बार बार डिस्कस भी किया। तो कोविड में ये था कि कोविड में हम बार बता रहे थे कि ये बीमारी जो है ये इतने लोगों में फैल रही है। तो कोविड का जो इंसिडेंस था वो ये था कि इस दफ़ा जो है वो 3 नए लोगों में पॉजिटिव आया, इस दफ़ा 5 नए लोगों में पॉजिटिव आया। रोज़ाना शाम को खबर चलती थी कि कोविड जो है वो लाहौर में 15 लोगों में पॉजिटिव आया, आज टोटल इतने टेस्ट हुए हैं और इतने लोग नए पॉजिटिव पाए गए। आज कराची में इतने आए हैं, मलीर में इतने आए हैं, कराची में, पेशावर में, मरदान में, मतलब मुख्तलिफ शहरों के डेली की खबर चलती थी कि आज टोटल इतने टेस्ट हुए हैं और उसमें इतने लोगों का जो पॉजिटिव आया है। तो ये सारी खबरें जो है वहाँ पे चलती हैं और वो उस खबर बनाने के पीछे यही प्रोसेस होता है कि हम उसके इंसिडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि इंसिडेंट्स कितने हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो उसमें मुतासर हुए और कितने लोग उसमें शामिल हुए, नए कितने लोगों में आया। अब एक इंसिडेंस ये होता है कि नया क्या इवेंट हुआ, और एक फिर नेक्स्ट होता है कम्युलेटिव इंसिडेंस। कम्युलेटिव इंसिडेंस ये होता है कि सारे इंसिडेंट्स मिला के कितने हो गए। फॉर एग्जाम्पल आज 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, कल फिर 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, अगले दिन 4 लोग पॉजिटिव आए हैं टेस्ट में, अगले दिन 8 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो पूरे महीने का कम्युलेटिव इंसिडेंस कितना है, पूरे महीने में टोटल नए कितने लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। तो ये हमारा कम्युलेटिव इंसिडेंस बनेगा। तो ये हम नोट करते हैं जब बीमारी कोई नई आती है और नए तरीके से फैल रही होती है। जैसे किसी वक्त में टाइफाइड का आउटब्रेक हो जाता है
या डेंगू का आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक का मतलब ये होता है कि यकदम से फैलाव शुरू हो जाना। या जैसे अभी पिछले दिनों डेंगू का बड़ा आउटब्रेक आया, जब सीजन चेंज हो रहा था, मच्छर आ रहा था, तो मच्छर ने तकरीबन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शहरों में लपेट में लिया और बहुत सारे लोग डेंगू का शिकार हुए। तो वो सारा एक आउटब्रेक होता है। तो वो एक न्यू इंसिडेंस बता रहा होता है कि आज इतने नए लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं डेंगू की वजह से, आज इतने नए लोगों के टेस्ट किए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। तो वो एक कमुलेटिव इंसिडेंस हम फिर बाद में इकट्ठा काउंट कर लेते हैं कि इस महीने में या इस इलाके में या इस टाइम में इतने नए लोग जो हैं वो आए हैं इस बीमारी से मुतासर होकर। नेक्स्ट उसमें हमारे पास है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि एक जो बीमारी है उससे क्या असरात आपको आए हैं और ये कितने मुतासर हुए हैं आप उससे, वो होता है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी में हम नॉन फैटल चीज़ों को गिनते हैं। एक तो वो होते हैं जो बीमारी की वजह से मर जाते हैं, लेकिन दूसरे वो ये होते हैं जो बीमारी की वजह से परेशान होते हैं, जिनकी वजह से वो बीमार होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डैमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ये बात करें कि किसी को खांसी लगी है, तो मतलब 10 लोग खांसी का शिकार हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए हैं। तो वो मोर्टिलिटी रेट अलग होता है, लेकिन मॉर्बिलिटी रेट ये होता है कि कितने लोगों की जो लाइफ है वो मुतासर हुई है उस बीमारी से। मॉर्बिलिटी रेट वो यही होता है कि आप किसी इलाके में टोटल आबादी कितनी थी और उसमें कितने लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, वो मॉर्बिलिटी रेट होता है। और वो हम बता रहे होते हैं कि ये बीमारी इस शरह से फैल रही है। मतलब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और 22 करोड़ आबादी में से जो 2 करोड़ लोग हैं वो शुगर में मुब्तला है। तो इसका मतलब ये है कि शुगर का मॉर्बिलिटी रेट जो है वो 2 करोड़ है। मतलब उसका परसेंटेज हम निकालेंगे, इतने परसेंट लोग 3%, या अगर हम बात करते हैं 24 करोड़ में से 2 करोड़ की, तो ये अप्रोक्सीमेटली कोई 2 to 3% बनता है। तो 2 to 3% आबादी जो है वो हमारी इसमें मुब्तला है, शुगर में मुब्तला है पाकिस्तान की। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी और बीमारी की बात करें कि पोलियो कितने शिकार लोग हैं, या हेपेटाइटिस से शिकार लोग कितने हैं, या ब्लड प्रेशर का मरीज कितने लोगों में है, तो हमारा एक मॉर्बिलिटी रेट बनेगा। नेक्स्ट होता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोग इस बीमारी से मर गए हैं जो बच नहीं सके, कितने लोगों को इस बीमारी ने जान ले ली है इस बीमारी ने, उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इतनी डिलीवरियां हुई हैं इस हॉस्पिटल में या इस शहर में, तो इतनी डिलीवरियों में से इतने बच्चे जो है वो जिंदा पैदा हुए हैं, इतने बच्चे मुर्दा पैदा हुए हैं, ये इतने बच्चे एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई है, वो बीमार पैदा हुए हैं और डेथ हो गई है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसको हम काउंट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हम ये बात करना चाहें कि कोरोना से कितने लोगों की जान गई है, हेपेटाइटिस से कितने लोग मरे हैं, ये जो फैटल बीमारियां होती हैं, टीबी ने कितने लोगों की जान ली है, कैंसर ने कितने लोगों की जान ली है, तो ये जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं इनका मोर्टेलिटी रेट चेक करते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि जान से मार देना। तो कितने रेट से, मतलब हमारी कितनी आबादी को कितने लोग जो हैं वो इस बीमारी से मरे हैं। तो और ये फिर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हमारी 24 करोड़ आबादी है और हर साल जो है वो 2 करोड़ बंदा, अगर ये 1 करोड़ बंदा उसमें से हेपेटाइटिस का या कैंसर का शिकार होकर मर रहा है, तो ये आगे फिर क्या हमारे साथ करेंगे, आगे कितने लोग और मजीद इससे मुतासर होंगे और कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे। तो ये हमारी जो होती है ये मोर्टेलिटी रेट होता है, और हम इस रेट के थ्रू ये मेजर करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो इसको आगे फैला सकते हैं और कितने लोगों को हम इससे बचा सकते हैं। तो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर था, जिसमें मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, हमने डिजीज़ फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने रेट की बात की, रेट के बाद हमने प्रोपोर्शन की बात की, प्रोपोर्शन के बाद हमने प्रिवलेंस की बात की, प्रिवलेंस के अंदर हमने पॉइंट प्रिवलेंस, पीरियड प्रिवलेंस की भी बात की, फिर उसके बाद हमने इंसिडेंस की बात की, फिर कम्युलेटिव इंसिडेंस की बात की है, और उसके बाद हमने मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट को पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला ऐसा आ रहा है कि आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम आरफीन सईद, चेयरमैन रजिस्ट्रेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब हूँ और आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप CPD प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उम्मीद करता हूँ कि इसको कामयाबी से तकमील तक पहुँचाएंगे। आज आपका 7वां लेक्चर है, और गुज़िश्ता लेक्चरों में जैसे कि आपको पता है कि इस बात को बताया गया
कि हमारे माशरे में आम तासुर ये है कि हिकमत के अंदर रिसर्च का फुकदान है और लोगों को सिर्फ तजर्बात की बुनियाद पर इलाज मुआवजा किया जाता है। तो इस CPD प्रोग्राम के ज़रिए दरअसल ये कोशिश है कि हम रिसर्च किस तरह कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिसर्च के लिए ज़रूरी करार दिया जाता है। ये अवेयरनेस अतिबा कराम में शायद पहले मौजूद ना हो, तो इस अवेयरनेस की कोशिश के लिए दरअसल इन प्रोग्राम को तरतीब दिया गया। और इस प्रोग्राम से एक आम तबीब भी अपनी रिसर्च को साइंटिफिक तरीक़ों से साबित करके दुनिया के सामने पेश करके तिब का नाम रोशन कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के शुरका न सिर्फ ये कि इस रिसर्च के ज़रिए अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाएंगे, बल्कि उनकी अपनी भी तालीमी इस्तेदाद जो है वो भी बढ़ेगी और वो एक अच्छे तबीब के तौर पर माशरे में अपना मुकाम बना सकेंगे। CPD प्रोग्राम के साथ साथ मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब के फोरम से ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो मुख्तलिफ रिफ्रेश कोर्सेज का एहतमाम करके अतिबा कराम में इस अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे, ताकि वो न सिर्फ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं, उसके अलावा मुख्तलिफ अमराज में भी स्पेशलाइजेशन करके अवामुन्नास को बेहतर खदमात अपनी पेश कर सकें। वस्सलाम। हकीम आरफिन सईद।